यस, नेक्स्ट चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स एक साथ हमें क्यों पढ़ना है, सारी बातें अभी के अभी क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों ने अब तक की क्लास में चीजें देखी थी, एक इसको कहते थे सिंगल पॉइंट, ठीक है। दो पॉइंट मिलके एक लाइन को फॉर्म करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। और दो लाइन मिलके एक एंगल का फॉर्मेशन करती है, ठीक। अच्छा, और क्या हो सकता है, अगर मैं तीन लाइनें मिला दूं तो क्या बन रहा है जी, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैंने चार लाइनें मिला दी तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। उसी तरीके से अगर मैं पांच लाइन मिला देता हूं पेंटागन बन जाता है, छह मिला देता हूं हेक्सागन बन जाता है, सात मिलाऊंगा सेप्टा, आठ ऑक्टा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और अगर मैंने यही इनफाइनाइट लाइंस का फॉर्मेशन कर दिया तो देखना, उसको आप मिला के देख लेना, उसका जो लोकस बनेगा, जो पाथ बनेगा, वो कुछ इसी तरीके का सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, लाइंस और एंगल्स। लाइन से हम लोग एंगल्स की तरफ किस तरह से आते हैं, ठीक। आपने अब तक चीजें देखी होगी, लाइन सेगमेंट सुना होगा। क्या होता है जी लाइन सेगमेंट, दो एंड पॉइंट होते थे। हाँ, लाइन सेगमेंट में क्या हो जाता था, दो एंड पॉइंट्स होते थे, है ना। ये लाइन सेगमेंट होता है या लाइन होता है, ये लाइन होता है या लाइन सेगमेंट होता है, लाइन होता है। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन क्या होता है, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं आता। एक और टर्म आप लोगों ने सुना होगा, रे। रे क्या होता है, एक तरफ से एंड होता है, यानी वन एंड पॉइंट होता है इसमें, और वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा होता है, ऐसे, है ना। इन्हीं दो रेस के फॉर्मेशन से हम लोग एंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एक हो गया रे ये, एक आ गया रे ये, दोनों रे मिलके क्या बना दिया, ये एंगल बना दिया ना, ठीक है। तो यही चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। तो एंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने अब तक कुछ इस तरीके के एंगल्स देखे होंगे। ठीक है, ये छह तरीके के एंगल आप लोगों ने अब तक देखे होंगे। कौन कौन सा एंगल कौन सा होता है जी, अगर आपको याद है तो ये होता था एंगल, मान लो अगर मैंने एंगल थीटा माना तो यहाँ पे 0 से बड़ा होता था थीटा और 90 से छोटा होता था, ठीक है। और इस टाइप के एंगल को हम लोग कहते थे एक्यूट एंगल्स, ठीक है। ये क्या होता था, यहाँ पे जो थीटा होता था ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता था, इसको हम कहते थे राइट एंगल। उसी तरह से यहाँ पे जो थीटा होता था वो 90 से तो बड़ा होता था पर 180 से छोटा होता था, और इस टाइप के एंगल को हम क्या कहते थे, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता था ये वाला एंगल, यहाँ पे थीटा क्या हो जाता था, 180 डिग्री का हो जाता था, इसको हम लोग कह देते थे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर आता था हमारे पास ये, यहाँ थीटा होता था 180 से बड़ा मगर 360 से छोटा होता था, ऐसे को हम लोग क्या कहते थे, रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। और एक हमारे पास ये भाई साहब आते थे जो कि थीटा हो जाता था इसमें 360 डिग्री और ये हो जाता था कंप्लीट एंगल। ये सारी बेसिक चीज हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, यस और नो। आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक लाइन किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करे
तो वो जो लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो क्या ये ट्रांसवर्सल सिर्फ दो लाइन के लिए है? नहीं, अगर कोई एक लाइन किसी भी दो या दो से अधिक लाइंस को कट करे तो वैसे उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ अ लाइन कट्स टू और more than two lines, then it is transversal। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्लियर हुई। अगर कोई एक लाइन है वो दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट कर देगी तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी, या इंटरसेक्ट करेगी तो वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज समझने की बात क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी? जैसे एक ये लाइन जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, क्या ये नॉन इंटरसेक्टिंग होगी? तो ये तो मिल नहीं रही, तो कैसे कह रहे हो कि नहीं होगी? लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता ना। अगर ये लाइन आगे बढ़ी तो ये कहीं ना कहीं आपस में जाके टकरा जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ और सिर्फ ये लाइन होती है, जिसे हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इन्हें आप इनफाइनाइट तक ले जाओ, चाहे इन्हें कहीं ले जाओ, ये कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। ठीक, क्लियर है इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट? ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको और इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि मान लीजिए दो लाइन है एक दूसरे को दो लाइन है M और N, इसको तीसरी लाइन L जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी MN आर टू लाइंस एंड L इज द ट्रांसवर्सल। तो देखिए ध्यान से, यहाँ एंगल्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इन 8 एंगल्स में कुछ ना कुछ मैं रिलेशन ला दूंगा। कैसे ला दूंगा? कब ला दूंगा? जब M और N को पैरेलल कहूंगा। तो अब समझिए, इफ आप ये मत समझिएगा कि जब M और N पैरेलल है तभी एंगल बनेंगे, एंगल ये कभी भी बन सकते हैं, लेकिन इनके बीच में रिलेशन कब बैठेगा? जब M इज पैरेलल टू N एंड L इज ट्रांसवर्सल। ये पूरा रिलेशन चार्ट आपको लिखना हो तो लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको समझ लीजिए। एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। इसका रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए, ऑल्टरनेट का मतलब एक इस साइड है, इंटीरियर का मतलब इन दोनों पैरेलल के अंदर हो रही है। ठीक, और क्या होते हैं इन सब के ना प्रूफ है बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे प्रूफ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें वो भी चीज मैं करा दूं। और देखिए, एंगल 2 और एंगल 8 और एंगल 1 और एंगल 5 के बीच में रिलेशन बन रहा है। और बनेगा एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 6, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ये भी इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ द लाइंस आर पैरेलल। देखो, ये रिलेशन तो बनेंगे बट ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे तभी होता है जब पैरेलल है। ठीक है, 4 और 8 ऑल्टरनेट तो रहेंगे इंटीरियर एंगल, लेकिन इक्वल कब होंगे? जब M और N पैरेलल है। मैंने ये चीज आपसे कही ना कि एंगल्स ये सारे बनेंगे अगर ये पैरेलल नहीं भी हुआ तो, रिलेशन भी होगा लेकिन ये बराबर होगा या इनका सम सप्लीमेंट्री आएगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आपकी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो। और क्या रिलेशन बन रहा है जी? एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा, और इसमें लगेगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यहां पे ध्यान से देखना, आप लोग खुद आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्टरनेट है, एक इस साइड है और दोनों पैरेलल लाइन के बाहर है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
और क्या रिलेशन बनेगा जी, देखो 1 3 और 2 4, 5 7 और 8 6, ये तो बचपन में पढ़ लिया होगा आपने। वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसका इस पैरेलल लाइन से कोई लेना देना नहीं है। किसका? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 8 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का है, तो उसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। एक रिलेशन यहाँ बनेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं को इंटीरियर एक्सियम। यही होता है को इंटीरियर एक्सियम। अगर इसको पूरा स्पष्ट रूप से लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल आर सप्लीमेंट्री। देखो पैरेलल्स की सेम साइड पे आ गए तो ये क्या हो गया, इनका सम 180 डिग्री का हो जाएगा, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री। ये सब हमारे पास कुछ नियम है जो यहाँ पे लगेंगे, इसको लिख लो जल्दी से। मतलब इनका सम भी हो जाएगा, को एक्सटीरियर एक्सियम आ जाएगा। यानी अगर इसमें आप ऐड कर दो एंगल 2 प्लस एंगल 7 और एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये दोनों 180 होंगे, को एक्सटीरियर एक्सियम हो जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं जो एंगल्स में हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स के बीच में कोई कॉमन लाइन अगर आ रही है, कोई कॉमन आर्म आ रही है, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते थे एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते थे? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन पे कॉमन आर्म आ रही है तो ऐसे दो एंगल्स को हम कहते थे लिनियर पेयर। क्या कहते थे? लिनियर पेयर। और इस तरीके से कोई एंगल होता था, ये और ये और ये, है ना, तो इसको हम कहते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी देखी हैं। ठीक, आते हैं आगे, पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब अगर एंगल का मैं पेयर बनाऊं तो क्या होगा, जैसे कि ये एक लाइन पे दो एंगल मैंने डाल दिए, जैसा कि एक्सियम 6.1 भी कह रहा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर एक लाइन के ऊपर एक रे आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों सम, जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा, ये 180 डिग्री का होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ध्यान से देखना, ये जो कंप्लीट एंगल बनता है ना यहाँ पे, तो जहां कंप्लीट एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनता है? कंप्लीट नहीं बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। तो ऑब्वियसली एट मैक्स इन दोनों का सम 180 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, उसी का अपोजिट है एक्सियम 6.2, कहता है कि अगर दो एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो जरूर उनके बीच में जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या करेगा, एक लाइन को फॉर्म कर देगा। जैसे ये नॉन कॉमन आर्म है ना, ये कॉमन है दोनों एंगल में, ये नॉन कॉमन है, तो ये एक लाइन फॉर्म कर देगा। ये एक्सियम 6.1 एंड 6.2 कहती है। ओके, थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो थ्योरम है तो इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं जरा, है ना, प्रूफ करते हैं। तो जब भी इस तरीके के चीज गिवन हो तो आप पहले एक डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। इस पॉइंट को मान लिया O, ये मान लिया आपने A, ये मान लिया आपने B, ये मान लिया C और ये मान लिया D, ये आपने मान लिया। तो जब इसको आपको कभी भी कोई थ्योरम प्रूफ करनी हो तो लिखते चलिएगा सीधे सीधे। गिवन पहले क्या होता है? गिवन है एंगल AOC एंड, या फिर छोड़ो ये लिख देते हैं, एंगल AOC एंड एंगल BOD आर vertically opposite angles and BOC and angle AOD are
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि एंगल AOC जो है वो एंगल BOD के बराबर है और एंगल BOC जो है वो एंगल AOD के बराबर है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो करते हैं, जब प्रूफ करेंगे तो शुरू करते हैं प्रूफ की कहानी। प्रूफ कैसे होगा? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर AB एक स्ट्रेट लाइन में अगर लेता हूं, इफ AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देखो डेफिनेशन से ही कर दूंगा मैं, एंड OC इज कॉमन रे, मैं इन दोनों एंगल को उठाता हूं, इसको और इसको। यहां देखो OC कॉमन रे आ रहा है और AB एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या होगा? एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? एक्सियम 6.1 यही कहती थी ना, ठीक। इसको मान लिया मैंने एक इक्वेशन, कोई डाउट किसी को? अब ऐसे ही ऑल्सो, अब इधर आता हूं मैं, CD is a straight line and ये OA is common arm। तो इसका मतलब अब मैंने ये एंगल और ये एंगल ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल AOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री हो गया, है ना, एक्सियम 6.1, इक्वेशन 2। अच्छा, पहला और दूसरा इक्वेशन देखता हूं तो दोनों 180 के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? है ना, मैं 180 की जगह पे इसको रख दूंगा, रख सकता हूं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या मिलेगा जी हमें? एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर एंगल AOC प्लस एंगल AOD। एंगल AOC और एंगल AOC कट जाएगा, है ना भाई, सेम ही तो है दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या बच गया? एंगल BOC बराबर एंगल AOD। क्या ये पूरी प्रूफ करना था? यहाँ पे एक चीज प्रूफ हो गई, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली, इसी तरीके से मैं एक बार ये दोनों एंगल्स में रिलेशन बनाऊंगा और इन दोनों एंगल्स में रिलेशन बनाऊंगा। वहां से मैं देखूंगा तो मेरे पास एंगल BOC AOC और BOD भी बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देयरफॉर या फिर हेंस, अब थ्योरम जब भी प्रूफ करो तो जरूर लिख देना हेंस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। यही है हमारा ये थ्योरम, ठीक। लीजिए, ओके, नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, PQ और RS एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर POR इज रेशियो ROQ, ठीक है, 5:7 है, तो आपको इसके चारों एंगल्स निकालने हैं। तो जब भी रेशियो टाइप का क्वेश्चन आए तो ज्यादा कुछ सोचे समझे आप फटाफट से क्या करना, लेट एंगल POR बी 5x, 5:7 है ना, तो ऊपर इसका मतलब ये हो गया ना, एंगल POR अपॉन एंगल ROQ जो होगा वो 5/7 होगा, यही मतलब इसका, है ना। तो POR को 5x मान लो एंड एंगल ROQ को 7x मान लो, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये तुमने मान लिया 5x, ये तुमने मान लिया 7x, ये दोनों क्या लीनियर पेयर नहीं बना रहे? बना रहे हैं ना।
हेयर देखो एक लाइन कॉमन आर्म, ठीक है, यानी इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना, जब भी लाइंस एंड एंगल का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो कि जब भी जो भी चीज लिखो उसका रीजन जरूर देना है तुम्हें। जैसे ये मैंने लिखा तो ये लीनियर पेयर की वजह से ऐसा हुआ। एंगल पी ओ आर 5x है, ये है 7x, ये हो गया 180 के बराबर, यानी 12x is equal to 180 degree. It means x is equal to 180 degree by 12. तो ये कितना होता है 15, x is equal to 15 डिग्री। ठीक है, x 15 डिग्री आ गया, इसका मतलब एंगल पी ओ आर कितना हो गया 5 इंटू 15 डिग्री यानी 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू वो कितना हो गया 7 इंटू 15 डिग्री यानी 105 डिग्री। ठीक है, अगर ये 75 है ये 105 है तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हो रहे। क्लियरली एंगल POR is equal to एंगल QOS। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल QOS जो होगा वो हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक, यानी ये आ गया आपका 75 डिग्री। और जो एक बच गया आपके पास वो क्या कहलाएगा, एंगल ROQ is equal to एंगल POS। रीजन इज अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर यहां से देखता हूं तो एंगल POS जो है मेरा वो आ जाएगा 105 डिग्री। कितना क्लियर है, समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ये जो रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड SOQ रिस्पेक्टिवली। अगर एंगल POS x है तो आपको एंगल ROT की वैल्यू निकालनी है। समझ लो एक बार, ठीक है, ट्राई करना है एक बार। OS जो रे है, ये जो OS रे है ये कहां स्टैंड कर रही है, ध्यान से देखना। OS ये वाली रे है, ये PQ लाइन पे स्टैंड कर रही है, POQ पे। OR जो है यानी OR वो क्या कर रहा है, एंगल POS को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। और जो OT है, ये रहा OT, ये एंगल SOQ को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर एंगल POS x है तो एंगल ROT कितना होगा। तो आपको क्या दिया हुआ है वहां पे, एंगल POS कितना दिया है जी, x दिया है। अच्छा, अगर आप POS और SOQ में रिलेशन बनाओगे तो क्या वो दोनों 180 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, लीनियर पेयर से, यस और नो। यानी अगर देखा जाए तो x प्लस एंगल SOQ जो होगा 180 डिग्री हो गया, यानी एंगल SOQ जो हो गया वो 180 डिग्री माइनस x हो गया। इसमें कोई डाउट। ठीक, अब देखिए नाउ OR बाइसेक्ट्स एंगल POS। OR जो है वो एंगल POS को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी देखना यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। वो यही कह रहा है POS को बाइसेक्ट करने का मतलब, यानी अगर देखा जाए तो क्या ये एंगल POS का हाफ नहीं होगा, होगा ना। ये दोनों बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो ये उसका आधा ही तो होगा, है ना। यस और नो बोलो। तो यहां से क्या एंगल मैं ROS को हाफ एंगल POS भी तो लिख सकता हूं, यानी एंगल ROS जो हो गया वो हाफ ऑफ x हो जाएगा। इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जी, OT जो है वो SOQ को बाइसेक्ट कर रहा है। OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ। अगर SOQ को OT बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी एंगल SOT जो है
ये वाला एंगल जो है ये पूरे SOQ का हाफ है, यस और नो? एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ। यानी अगर देखा जाए तो एंगल SOT जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल SOQ कितना था जी? 180 डिग्री माइनस x, यही था ना? ठीक है, ये मान लिया मैंने इक्वेशन 2। अब मुझे निकालना है एंगल ROT। नाउ एंगल ROT बराबर क्या होगा, यानी ROT बराबर क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल जोड़ दूंगा तो ROT नहीं बन जाएगा, है ना? यानी एंगल ROT क्या हो जाएगा? एंगल ROS प्लस एंगल SOT, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है? यानी एंगल ROT जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2 180 डिग्री माइनस x, ठीक है? रीजन जरूर लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपके पास ये सारी वैल्यू आई है। इक्वेशन 1 से ये आया, इक्वेशन 2 से ये आ गया है। इसका मतलब एंगल ROT जो है 1/2x प्लस 180/2 हो जाएगा ये, और माइनस 1/2x हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगी। एंगल ROT कितना आएगा? 90 डिग्री। यस, क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर OP, OQ, OR, OS आर 4 रेज, ठीक है? OP एक रे है, OR एक रे है, OQ एक रे है, OS एक रे है। आपको प्रूफ करना है कि POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS जो है वो 360 डिग्री है, ठीक है? तो करते हैं जरा। इस क्वेश्चन को करने में हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और उसका नाम M कर देते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये, आप जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ लिख जरूर दीजिएगा कंस्ट्रक्शन आपने किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? ज्वाइन OM, आपने O से M को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है? अब आइए जरा सवाल पे अपने। अच्छा, अगर अब मैं ध्यान से देखता हूं तो क्या ये एक लाइन और इनका एक कॉमन रे है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यानी एंगल POM प्लस एंगल POQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है? ये तो लीनियर पेयर लिख दो आप। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर क्या है जी? अब ध्यान से देखो, एंगल SOM प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ जो है वो भी 180 डिग्री है। इसमें लीनियर पेयर न लिख के आपको लिखना है एंगल्स ऑन द सेम लाइन। एक ही लाइन पे सारे एंगल बन रहे हैं, एंगल्स ऑन द सेम लाइन विद कॉमन पॉइंट। इन सबका एक ही कॉमन पॉइंट भी है, कौन सा है? ये रहा। तो ठीक, तो यानी अगर देखा जाए तो मैं यहां तक कोई दिक्कत है? इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या करता हूं मैं, ऐड कर देता हूं इक्वेशन 1 और 2 को। तो हमें क्या मिलेगा जी? इन दोनों को ऐड करने पे एंगल POM प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOM प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। यही होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से। ध्यान से देखो, ये POM और ये SOM, तो ये एंगल और ये एंगल है, ये दोनों एंगल मिलके क्या एंगल POS नहीं बना दे रहे, है ना? ये दोनों एंगल मिलके POS बना देंगे। तो एंगल POS हो गया ये, प्लस एंगल POQ को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है? प्लस एंगल SOR है बचा हुआ, और एक और एंगल बचा हुआ है वो एंगल ROQ। ये सब मिलके क्या होगा जी? 360 डिग्री। बस इसी को सीधा करके लिख दो। एंगल POQ को पहले लिख दिया, एंगल ROQ को एंगल QOR भी लिख सकते हो, प्लस एंगल SOR लिख दिया, प्लस एंगल POS। ये 360 डिग्री के बराबर है। यही तुम्हें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। क्लियर है? ये ध्यान देना है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, ठीक?